क्लास। अच्छा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन भी लोगों ने इंटर क्लियर किया है अभी। तुम लोग है ना प्रोफेशनल्स बनने के एक स्टेप और क्लोजर आ गए, राइट। अच्छा, अभी फाइनल के अंदर हम लोग लॉ का जो पेपर नंबर 13 है ना, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। आज हम लोग इसका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, वो सारा एक बार आज समझ लेंगे, है ना। एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स आगे मतलब कंटिन्यू करने, वो सारे मैं एक बार तुम्हें बता दूंगी। एक बार स्टडी मैथ से सिलेबस और चेक कर लेंगे हम इसका कि कितने कितने मार्क्स का कैसे कैसे वेटेज है। फाइन। अब क्योंकि इस सब्जेक्ट का नेम एक बार मैं फेमिलियर करा दूं, क्या नाम है इसका। नंबर पेपर नंबर 13 है ये, और पूरा नाम इसका कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज है। शॉर्ट में हम इसको लॉ ही बुलाते हैं, राइट। तो दो कैटेगरी के लॉज हमें इसमें पढ़ने हैं, एक कॉर्पोरेट लॉज पढ़ेंगे और एक हम इकोनॉमिक लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, वो बाद में देखते हैं। पहले ये बताओ लॉज क्या होते हैं, लॉज की नेसेसिटी क्या है, क्यों बनाए जाते हैं। हम्म। लॉज क्या है। हम्म। जनरल गाइडलाइंस और ठीक है। तो लॉज सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। बट ये क्यों बनाए जाते हैं, अच्छा हम लोग ने भी ना हमारी लाइफ में बचपन से लेके बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के रूल्स देखे होंगे। घर से लेके स्कूल तक, कॉलेजेस तक बहुत अलग अलग रूल्स देखे हैं। घर में क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे, कुछ है क्या ऐसे रूल्स। कुछ नहीं है, फ्रीडम है कंप्लीट। शूज बाहर खोल के आते हैं, ठीक है। और खाना खाने का एक फिक्स टाइम होता है ना। और सोने का फिक्स टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, घर में एंटर लास्ट एंट्री घर में कितने बजे तक होती है। ये तो एक्सेप्शनल केस है। कितने बजे तक हो सकती है, 8-9 बजे तक। नाइट पार्टीज अलाउड है क्या हमें। नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है बॉयज और गर्ल्स। अच्छा, तो अच्छा प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो हम लोग पहले पढ़ते थे कि आरओसी को प्रायर इंटीमेशन देते हैं, वैसे टाइप का घर में भी है, ठीक है। तो हमें प्रायर इंटीमेशन देना है कि अभी इस पर्टिकुलर डेट पे फ्रेंड का बर्थडे है या कोई ऐसे इवेंट वीवेंट है, तो उसमें हम लोगों को जाना है, लेट हो जाएगा रात में, ठीक है। रूल्स होते हैं ना, मतलब ऐसे घर के अंदर भी ऐसे रूल्स हैं, कौन फ्रेम करता है, मम्मी पापा दादा दादी, है ना, इस टाइप से। स्कूल्स के अंदर कितने वैरायटी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस लॉज हम लोगों ने देखे होंगे। असेंबली हो रही है तो असेंबली के टाइम तक हम लोगों को वहां पे पहुंचना है। कोई लेट आता है तो उसको वापस भेज देते थे, या फिर पेरेंट्स से बात करवाओ, पनिशमेंट पेनल्टी, ठीक है। यूनिफॉर्म डेली होनी चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए, है ना, नेल्स चेक होते थे। शूज, स्पोर्ट शूज वेयर नहीं करने, जो स्कूल के अलॉटेड हैं बस आपको वही पहनने हैं, होते हैं ना ऐसे। तो जब इन छोटे छोटे एरियाज के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ ना कुछ नियम कायदे हैं, तो वैसा ही सेम डोंट यू थिंक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे लोग हैं, वहां पे भी इतने लॉज होने चाहिए, है ना। हम लोग अलग अलग टाइप के एरियाज के अंदर पूरी कंट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ लॉज बना रखे हैं, फाइन। अब जैसे तुम लोगों ने फाउंडेशन में इंटर में भी पढ़े होंगे, क्या क्या लॉज पढ़ के आए हो, क्या क्या लॉज पढ़ के आए हो। कौन से बिजनेस लॉज पढ़े हैं या फिर वो क्रिमिनल सिविल लॉज भी पढ़े हैं जो एडवोकेट्स पढ़ते हैं। सिर्फ बिजनेस लॉज पढ़े हैं। पढ़े हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल नहीं है। हम्म। और कोई मतलब प्रॉपर लॉ ऐसा कोई पढ़ा है क्रिमिनल से रिलेटेड, जिसमें हम क्राइम्स पढ़ रहे हैं कि मर्डर क्या होता है कि टेररिज्म क्या होता है, ऐसे नहीं पढ़े ना हमने। अच्छा, सिविल लॉज की भी हम बात करें, सिविल लॉज क्या होता है, जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, किसी ने किसी के ऊपर केस कर दिया कि इसने मेरे पैसे खा लिए, इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ऐसा कोई हम लोग पढ़ते हैं क्या। नहीं। हमारे लिए इस एरिया के अंदर क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं, और हमारा कहाँ पे कौन से फील्ड में इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए कौन से लॉज पढ़ने जरूरी हैं, जो बिजनेस रिलेटेड लॉज है वही, सिर्फ वही पढ़े हैं तुम लोग, है ना। अब हम बनाते क्यों हैं ये लॉज, क्या रीजन है क्यों बनाए जाते हैं, क्या जरूरत है। सब लोग खुद को खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद गवर्न कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या। नहीं। अच्छा, फिर
तो डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए हमें लॉस चाहिए, है ना। अभी जैसे सपोज करो तुम्हारी क्लास के अंदर कोई टीचर ना हो, है ना, तो क्या हालत होगी क्लास की। सब लोग चिल्ला रहे हैं, है ना, कोई कहाँ जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, ऐसा होगा। तो डिसिप्लिन, हम लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, राइट। अच्छा, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, है ना, जहां पे कोई चीज मना करी हुई होती है ना, हमें तो वही करने में मजा आता है। होता है ना ऐसा। कैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि यहाँ थूकना मना है, तो लोग वहीं पे स्पिट करके जाएंगे। होता है ना ऐसा। तो इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। इस वजह से लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बनाने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है, राइट। तो एक बार लॉ का मीनिंग लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना, लॉज क्या क्या होते हैं। लॉ का मतलब है अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको बनाने के पीछे पर्पस क्या है। एक तो टू मेंटेन डिसिप्लिन, सेकंड कुछ लॉज होते हैं जो लोगों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए होते हैं, है ना, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सिस्टमैटिक फंक्शनिंग के लिए, और एक पीस एंड ऑर्डर के लिए। हाँ, वो ही आ गया ना, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग। अच्छा, पीस एंड ऑर्डर कैसे। रात में जैसे 10 बजे बाद है ना, डीजेस वगैरह, लाउड स्पीकर्स वगैरह, ये सारे बैन होते हैं। वाई, बिकॉज लोगों को सोना होता है, उस टाइम पे शांति चाहिए ना। तो ऐसे पीस एंड ऑर्डर के लिए इस टाइप के रूल्स होते हैं। अच्छा, कहीं पे दंगे वंगे हो रहे हैं, कर्फ्यू इंपोज किया जाता है, वो भी क्या है, वो पीस एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए है, ऐसा। तो ये सारे पर्पसेस होते हैं। अच्छा, अगर कोई इन लॉज को कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे। पनिश करेंगे, पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, ठीक है। पनिशमेंट का एक और फॉर्म होता है इम्प्रिजनमेंट, है ना, तो जेल भी भेजा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कितना सीरियसनेस है, क्राइम व्राइम कमिट किया होगा तो। अच्छा, उसके अलावा एक और रेमेडी होती है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी भी फोरफीट करते हैं। अभी अगर किसी पर्सन को ये देखा गया कि उसने रिश्वत के पैसे लिए हैं, कहीं से करप्शन में इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है वो जो रिश्वत के पैसे है वो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसके पास। उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे, और उसके वो पैसे जो है वो उसके पास छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे क्या। नहीं, तो वो मनी भी उसका क्या हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा, ऐसा। तो ये कुछ टाइप के यहाँ पे पनिशमेंट्स हैं जो हम इंपोज करेंगे किसी भी पर्सन पे जो वायलेशन करेगा लॉस का। इसमें लिख सकते हो, इसमें नीचे, इफ वायलेटेड impose penalties, imprisonment which is jail, और एक फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी।
ठीक है। पेपर पैटर्न फाइनल के अंदर भी हमारा वैसा ही रहेगा जैसा इंटर में हुआ करता था ना। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड उन क्वेश्चंस के अंदर भी इंटरनल चॉइस होती है। ओके, अदर देन दैट 30 मार्क्स का एमसीक्यूज रहता है। 15 क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे 2 मार्क्स ईच के। तो ऐसे करके 30 मार्क्स हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन हो गया एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर का पोर्शन हो गया। ओके, अगर पेपर के डिविजन्स की हम बात करें, क्योंकि दो टाइप के लॉज हमें पढ़ने हैं, एक कॉर्पोरेट लॉज है और एक इकोनॉमिक लॉज है ना। तो होगा क्या, हमारे पास ये पूरा सिलेबस हमारा 60 मार्क्स में एंड 40 मार्क्स में डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट लॉज जो है जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह वो सब हम पढ़ेंगे जिसका वेटेज 60 मार्क्स है। और इकोनॉमिक लॉज बहुत सारे आएंगे, वो इसमें 40 मार्क्स के वेटेज में कवर्ड है। ठीक है, एक बार इसका सिलेबस दिखाती हूँ मॉड्यूल से, क्या क्या लॉज हमें पढ़ने हैं। ये देखो 60-40 का डिवीजन कर रखा है यहाँ पे हमारे पास। कॉर्पोरेट लॉज सेक्शन ए के अंदर दे रखे हैं 60 मार्क्स का वेटेज, जिसमें तीन ही लॉज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला कंपनीज एक्ट ना, ये काफी हद तक तुम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है। कुछ कुछ चीजें मैं कहूंगी 20% वो है, 20 भी नहीं 10% वो है जो तुमने इंटर में ऑलरेडी पढ़ा है, बाकी सब चीजें नहीं है इसमें कंपनीज एक्ट में, है ना। तो सबसे ज्यादा वेटेज कंपनीज एक्ट का है 40 नंबर ना। फिर आता है इसमें आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उनका क्या ट्रीटमेंट करना है, उनके साथ कैसे उनकी लाइबिलिटीज पे करेंगे, असेट्स बेचेंगे, वो पूरा लॉ है आईबीसी। 10 मार्क्स का वेटेज हो गया इसका। थर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी 10 मार्क्स का वेटेज है। ऐसे करके तुम लोग समझ में आ रहा होगा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पूरे सिलेबस का जो है वो ये 3 चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है। पार्ट बी इकोनॉमिक लॉज जो है 40 मार्क्स। इसमें तुम देखो सारे चैप्टर्स जो है ये 5-5 नंबर का वेटेज कैरी कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना, 5 मार्क्स इसमें लिखे हुए हैं, ट्रस्ट मत करना इस चीज के ऊपर, बिकॉज एग्जाम्स में क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इसमें से 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन बन सकता है ना। 5 नंबर का कोई पैटर्न ही नहीं है हमारे पास पेपर के अंदर, इसीलिए। अब सेबी इसमें आएगा, एक सेबी रेगुलेशंस, इसका भी वेटेज कितना है, 10 मार्क्स है। अगेन उन चार के साथ साथ इसको भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हुए हमें पढ़ना है। बाकी सारे 5-5 मार्क्स के हैं। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस लॉज हैं। देखो दोनों का मिलाकर के वेटेज कितना है, 5 नंबर है, और जबकि काफी डिटेल्ड चैप्टर्स हैं ये, तो इनको हम लोगों को लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी स्ट्रैटेजीज और क्वेश्चंस वगैरह मैं बताती रहूंगी। ठीक है, ये हमारा पूरा पेपर पैटर्न हो गया, मतलब सिलेबस का पैटर्न है कि किस किस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहला इसमें चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है कंपनी लॉ कॉर्पोरेट लॉज के अंदर। ठीक है, तो एक काम करो, इसके हम इंट्रोडक्शन एक बार इसका ले लेते हैं कि कंपनी वगैरह में हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हेडिंग पुट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, हम लोगों का पूरे सिलेबस के अंदर स्टडी पैटर्न क्या रहेगा। एक तो सबसे पहले नोट्स मेकिंग, वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग बुक से नहीं पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, आईसीएमआई के कुछ मॉड्यूल्स जो है इनके अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अपडेटेड नहीं है, अमेंडेड नहीं है, तो इसीलिए अमेंडेड प्रोविजंस पढ़ने के लिए हम लोग नोट्स ही रेफर करेंगे। दूसरी चीज क्या रहेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहना, है ना। आंसर राइटिंग मैं क्लास में ही तुम्हें केस स्टडी के क्वेश्चंस दिखवाऊंगी। इंटर में क्या होता था, 2 केस स्टडी आती थी, अब फाइनल में आ गए हैं डबल हो जाएंगी, 4 केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर पिछली बार ये चीज नहीं करी थी तो अब तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लेना कि ये केस स्टडी हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है। वो मैं बता दूंगी, आंसर्स कैसे लिखते हैं, प्लस क्वेश्चंस वगैरह सारे मैं क्लास में दे दूंगी। तुम्हारा काम है उनको लिख के लाना, तभी तुम्हें गलतियां पता लगेगी उसमें कि हमें लिखने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ये तो हमारा पूरा स्टडी पैटर्न रहेगा थ्रू आउट द सिलेबस ना। अभी केस स्टडी कहीं से भी आ सकती है, ज्यादातर 2 तो कम से कम कंपनी लॉ से आते ही आते हैं क्वेश्चंस, और बाकी किसी और चैप्टर से, यूनिट से भी आ सकते हैं। हम्म, ठीक है, हम लोग पार्ट ए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका, कॉर्पोरेट लॉज का। पार्ट ए जो कि कॉर्पोरेट लॉज है, इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर लेंगे, दैट इज कंपनीज एक्ट
2013। और वेटेज इसका अकेले का 40 मार्क्स है। वहां थोड़ी अब आओगे तुम, कुछ पेजेस छोड़ दो इसके अंदर। कितने? 7-8 पेजेस छोड़ दो, ताकि ये दोबारा नहीं लिखना पड़े, है ना? पूछ लेना एक बार जैसे। अभी हम लोग जो कंपनीज एक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके अंदर यूनिट्स हैं, है ना? तो हम हमारे पास है ना 8 to 9 यूनिट्स हैं इसके अंदर, मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हमें कवर करनी है, और काफी डिटेल्ड में है इस बार कंपनी लॉ। पिछली बार जितना था उससे भी ज्यादा डिटेल्ड में है। ठीक है, अभी ये समझने से पहले हम लोग है ना कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंडिया में हम लोगों को बिजनेस रन करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, मतलब हम किस किस फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी तो है ही जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, और कुछ एचयूएफ होता है, ओपीसी फॉर्म ऑफ कंपनी है, ठीक है, और हम्म, ठीक है, ओके। ये सारे तुम लोगों ने ऑलरेडी 11th-12th में भी पढ़े होंगे और अभी भी पढ़े होंगे फाउंडेशन वगैरह में ना। मैं इनमें से 3 फॉर्म्स ले रही हूँ, एक कंपनी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। ठीक है, इन तीनों का एक बार कंपैरिजन करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर कंपनीज बनाने की क्या जरूरत है ना? और कंपनी की नीड क्या है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कंपनी लॉ की क्या नीड है, कंपनीज एक्ट बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी था। फाइन। अच्छा, कंपनीज एक्ट इंडिया में पहले कौन सा चलता था? कौन सा लॉ चलता था पहले? 19 1956। ठीक है, 1956 पहले चलता था। अभी उसको रिपील करके, रिपील का मतलब क्या है, उसको पूरे को डिलीट करके हम उसकी जगह पे नया लॉ 2013 में लेकर के आए थे, क्योंकि वो बहुत पुराना लॉ था। 1956 बहुत पुराना टाइम है, इकोनॉमी चेंज हो चुकी थी, मार्केट कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, गवर्नमेंट नए नए जो पॉलिसीज ला रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नया लॉ लेकर के आए थे 2013 में, जिसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे। अभी जैसे ओपीसी का था, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये टर्म तुम लोगों ने सुना होगा इंटर में। ये सारी चीजें नई नई इसी वाले लॉ में डेवलप हुई हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। फाइन। अभी इसमें सबसे पहले तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका तीनों का कंपैरिजन करते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, 3 फॉर्म्स है हमारे पास। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप, और लास्ट कंपनी। अच्छा, तीनों के अंदर पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना? क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर? कितने लोग कंट्रोल करते हैं इसको? सिंगल, एक ही ओनर होता है इसका। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रही हूं, इसका जो कंट्रोल है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो किसके हैंड्स में होता है?
सिंगल ओनर के हाथों में। तो बिकॉज नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या लिख रहे हैं, ये सोल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो विच मीन्स एक सिंगल प्रोप्राइटर होगा, इसका सिंगल ओनर होगा। ठीक है, ओनर के बाद नेक्स्ट चीज इसमें कैपिटल। अच्छा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कौन देगा? ये सिंगल ओनर ही देगा। प्लस ये बताओ मुझे, इसमें कैपिटल अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड, लिमिटेड है। कैपिटल पूछ रही हूँ, कैपिटल हम कितनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें, मतलब अरबों खरबों में कितना ही पैसा हम इसमें डाल सकते हैं, या फिर हमारे पास सिर्फ लिमिटेड कैपिटल रहेगी यहाँ पे? कितना भी डाल सकते हैं, अनलिमिटेड मतलब? अच्छा, किसी भी पर्सन के पास अनलिमिटेड कैपिटल है क्या, ये बताओ? नहीं, अनलिमिटेड किसी के पास भी नहीं होती है। अच्छा चलो ये सोचो, वो कितना ही पैसा डाल सकता है इसमें, लेकिन एक सिंगल ओनर इतना पैसा अरेंज कहाँ से करेगा? हाँ, सब कुछ तो ऐसा तो नहीं है अपना घर बार बेच करके सारा पैसा जो आएगा वो पूरा ही इसमें बिजनेस में डाल देगा, ऐसा तो नहीं है ना। प्लस इसको फंड रेजिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, क्योंकि सिंगल ओनर है, इसको लोग जानते नहीं है, मार्केट में अभी क्रेडिबिलिटी बना नहीं है इसका, तो इसीलिए इसके लिए कैपिटल क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल होता है यहाँ पे। अच्छा, फिर हम बात करें इसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस के शेयरिंग की। किस किस में बटता है प्रॉफिट? किसी में भी नहीं बटेगा, सिंगल ओनर है, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी का ही है। लेकिन फिर अगर बिजनेस में लॉस होता है तो फिर लॉस भी उसी का ही है। ठीक है, तो उसी को ही प्रॉफिट्स शेयर करने हैं और लॉसेस भी उसी को ही बेयर करने हैं। इसमें हम लिखेंगे, ओनर ही लिख लो, मतलब पूरा प्रॉफिट भी ओनर का है, सिंगल ओनर का, एंड जो लॉस है वो भी इसी को ही बेयर करना है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे किसके हैंड्स में है? सिंगल ओनर के ही हैंड्स में है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, नहीं, सिंगल ओनर ही रहेगा यहाँ भी। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है या लिमिटेड लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड। क्या मतलब क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? हम्म, बिल्कुल सही है। देखो, अगर इसके बिजनेस के अंदर कभी लॉस इनकर हो गया, तो वो जो लॉस है सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि उसके बिजनेस के असेट्स में से रिकवर हो पाए ना। अगर बिजनेस के असेट्स सफिशिएंट इनफ नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसके पर्सनल असेट्स को भी बेच के हम इसके बिजनेस का लॉस जो है वो बेयर करेंगे। फाइन, तो इसीलिए लाइबिलिटी यहाँ पे क्या बोली जाएगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके, अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, कैपिटल हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लॉसेस शेयर करने के लिए एक ही पर्सन है। मैं सारे इसके डिसएडवांटेजेस तुम्हें गिना रही हूँ, है ना। एक तो कैपिटल लिमिटेड आ रही है यहाँ पे, पूरा जो बिजनेस को रन करने का, मैनेजमेंट का ये जो पूरा हेडेक है, ये किसके ऊपर आ रहा है, एक ही पर्सन के ऊपर आ रहा है। फाइन, दूसरा लाइबिलिटीज के अंदर सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस फीचर है, बिकॉज अगर कभी बिजनेस में लॉस अकर हो रहा है, तो वो मेरे क्रेडिटर्स मेरे घर तक भी आ सकते हैं और मेरे वो सारे असेट सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। राइट, ये हो जाएगा इसमें। अब
हम लोग है ना इन डिसएडवांटेजेस को अगर ओवरकम करने की सोचें, यानी अगर सपोज करो इस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए इसके बाद जो नेक्स्ट सूटेबल फॉर्म है वो कौन सा रहेगा? पार्टनरशिप। वाई? देखो, एक तो सबसे पहली बात, ओनरशिप यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जनों के पास आ सकती है, ठीक है। ऑल्दो तुम्हें लगेगा कि मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है यहाँ पे, पहले पूरा डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास था, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, किसी का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड पूरा का पूरा लॉस भी तो तुम्हारी माथे था ना। दूसरी चीज, अगर वैसे बिजनेस में लॉसेस हो गए, लाइबिलिटी अकेले खुद को फेस करनी थी और खुद के घर से ही बेयर हो रही थी ना। अभी कम से कम इस फीचर के अंदर ये तो है ना कि हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये चीज हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो कंट्रोल किसके पास रहेगा? टू और मोर पर्सन्स, जिसको हम क्या बुलाएंगे? पार्टनर्स बुलाएंगे। अच्छा, कैपिटल का क्या करें? अभी कैपिटल पहले तो ये क्लियर करो, इसमें भी कैपिटल लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? इसमें भी लिमिटेड ही होगी, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि क्योंकि हमारे साथ इतने सारे जने जुड़ रहे हैं, तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे हमारे पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना, बिकॉज सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ फंड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सबका रहेगा, इसीलिए तो यहाँ पे कैपिटल जो है मैं वही लिख रही हूँ, लिमिटेड, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब प्रॉफिट्स का और लॉसेस का क्या किया जाए? वो भी अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब प्रॉफिट है तो वो भी उनमें डिवाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने क्या डिसाइड किया। दूसरी चीज, लॉसेस की मैं बात करूं तो वो आपस में ही उसी रेशियो में बेयर करेंगे जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं कहूँ ये सबसे अच्छा फीचर हुआ पार्टनरशिप का, बिकॉज यहाँ पे उसको अकेले को बेयर करना पड़ा था, चलो यहाँ पे कम से कम वो डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है सब में ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, दोनों चीजें ये शेयर करेंगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग किसके पास रहेगा? पार्टनर्स के पास। अच्छा, ये बस थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, पहले एक ही के पास था, अब सब लोग। लेकिन डोंट यू थिंक, तुम ये मत सोचो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर मेरा डाइल्यूट हो रहा है, तुम दूसरी तरफ ये सोचो कि अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो क्योंकि एक अकेला जना तो हर चीज में एक्सपर्ट हो नहीं सकता, वो या तो फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, या वो टेक्नोलॉजी में होगा, या वो मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस में होगा, है ना। अगर तुम अलग अलग एरिया के पार्टनर्स अपने इसमें ला रहे हो तो एक्सपर्टीज भी तो बढ़ रहा है ना, तो डिसीजन मेकिंग पावर सपोर्ट ही हो रहा है, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं हो रहा है ना। इस अगर ओपिनियन वेरी करता है तो मेजोरिटी का ओपिनियन कंसिडर कर लेंगे, ऐसा होगा ना, किसी कंक्लूजन पे तो आना ही पड़ेगा हम लोगों को, है ना, वो चीज है। तो कहने का मतलब एक्सपर्टीज भी अलग अलग लोगों का आ रहा है हमारे पास, और डिसीजन मेकिंग उसको लगेगा कि मेरा डाइल्यूट हो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड तुम ये भी देखो कैपिटल कितना ज्यादा आ रहा है, लॉसेस का शेयर हो रहा है सब लोगों के अंदर, है ना, इसीलिए डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब लाइबिलिटी वो कैसी रहेगी? लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, लिमिटेड, फिर एलएलपी क्यों लेके आए हम? हम्म अनलिमिटेड ही रहेगी यहाँ पे, है ना।
जिस पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, उसको हम एलएलपी बुलाते हैं, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इधर ये सिंपल वाला पार्टनरशिप फर्म है, तो इसमें अच्छा अनलिमिटेड कहने का क्या मतलब है, हम बिजनेस लॉसेस को पहले बिजनेस असेट से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता तो पार्टनर्स का जितना जितना प्रपोर्शन है बिजनेस में, उतने उतने प्रपोर्शन में उसके घर से असेट्स लाए जाएंगे और फिर उनसे हम बिजनेस लॉस रिकवर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। डन, यहां तक ठीक है। चलो अब है ना, ये जो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं जो मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा भला चल रहा है ये बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जैसे कि ये लोग लोकली ऑपरेट कर रहे थे ना, मानो एक ही सिटी के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, या चलो पूरे राजस्थान में भी आप पार्टनरशिप तक के फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। अब इन लोगों को पूरे नेशनल लेवल पे अपना बिजनेस ओपन करना है, या फिर इनको ग्लोबलाइज होना है, यानी ग्लोबल लेवल पे भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। क्या अभी भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल रहेगा क्या? नहीं। क्यों? कैपिटल चाहिए रहेगी, और इतनी, क्योंकि अब अगर आप ग्लोबल और वैसे नेशनल लेवल आपको करोड़ में पैसा चाहिए, है ना, इतना दो तीन पार्टनर्स की बस की नहीं होती है ना। प्लस क्रेडिबिलिटी एक पार्टनरशिप फर्म की उतनी नहीं होती है जितनी एक कंपनी की होती है ना। अगर अब हम लोगों को एक्सपैंड करना है तो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल फॉर्म कौन सा रहेगा? कंपनी रहेगी, ठीक है। तो कंपनी अगर मैं फ्रेम कर रही हूं, कंपनी के अंदर कंट्रोल किसके पास रहता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। और शेयर होल्डर्स मल्टीपल हो सकते हैं क्या? कितने हो सकते हैं? मल्टीपल में भी कितने मल्टीपल? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है। चलो एक बेसिक क्वेश्चन जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वैसे इंटर का तो सारा उड़ गया होगा, है ना, लेकिन फिर भी इतना तो पता होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं? 200 होते हैं। और पब्लिक में? अनलिमिटेड। हाँ सही कह रहे हो, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम स्टिक रहो। अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, 200 प्लस कितने भी हो सकते हैं उसमें ना। तो इसका मतलब क्या है, हम पार्टनरशिप से ज्यादा ओनर्स ला रहे हैं वहां पे, है ना, और कितने ही एक्सटेंड तक हम ला सकते हैं, फिर भी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शेयर होल्डर्स प्लस डायरेक्टर्स भी लिखूंगी। इनमें क्या डिफरेंस होता है ना, ये हम लोग अभी कंपनी लॉ स्टार्ट करें फिर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसमें लिखो ये दोनों जने कंट्रोल करते हैं कंपनी को, बट दोनों में से ओनर्स कौन कहलाता है? शेयर होल्डर्स ओनर्स कहलाएंगे, है ना। अब कैपिटल का बताओ क्या सीन है यहाँ पे? अब लिमिट अभी भी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अब अनलिमिटेड है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कंपनी अगर पूरे इंडिया में ऑपरेट करना चाहती है, वर्ल्ड में जाके ऑपरेट करती है, जाहिर सी बात है वो कंपनी कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी होगी, है ना। अब वो प्राइवेट नहीं रहेगी, पब्लिक है, तो पब्लिक कंपनी तो कभी भी आईपीओ ला करके पैसा रेज कर सकती है ना पब्लिक से, तो इसीलिए इसके पास तो बहुत अनलिमिटेड ऑप्शंस है कैपिटल के लिए। इसीलिए यहाँ पे अब कैपिटल क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड कैपिटल कैन बी रेज्ड, ऐसा लिख लो। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसका क्या करें यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द रेशियो। पहली बात तो प्रॉफिट्स को बोलते क्या है जो हम कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। डिविडेंड देना कंपलसरी होता है क्या कंपनी में? नहीं होता, तो ऑप्शनल है। मतलब अगर कंपनी को लगता है कि मुझे और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए ये पैसा खुद के पास ही रिटेन करके रखना चाहिए, तो वो कर सकती है ना, ऐसा रिटेन्ड अर्निंग्स हम जिसको बोलते हैं, राइट। तो ऐसा भी वो कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, फाइन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा क्योंकि शेयर होल्डर्स ओनर है, कैपिटल उन्होंने लगाया है कंपनी में, इसीलिए। डिविडेंड नॉट कंपल्सरी।
लॉसेस वाला पॉइंट अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, वो नीचे लाइबिलिटी में करेंगे। बट वो कैपिटल नहीं है ना, वो डेट है, वो डेट के नेचर का है ना। बॉन्ड्स पे जो पैसा आता है, डिबेंचर्स पे जो पैसा आ रहा है, वो डेट के नेचर का है, लोन के नेचर का है, वो कैपिटल नहीं है, इसीलिए। ओके अब डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास जाएगा? सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास है, डायरेक्टर्स के पास भी है ना। तो लेकिन कुछ पावर्स डायरेक्टर्स के पास होते हैं, ये भी शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, कुछ डायरेक्टर्स के पास होते हैं, फिर बियॉन्ड दैट शेयर होल्डर्स के पास पावर्स होते हैं। जैसे कहीं कहीं पे लिमिट्स क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड है कि इस क्राइटेरिया तक का पावर इनके पास रहेगा, उसके बियॉन्ड जो है वो शेयर होल्डर्स के पास। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वही डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। अब लाइबिलिटी का क्या यहाँ पे? अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है, लॉ में ये दे रखा है कि लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड। लेकिन क्या इंडिया में अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज बनती है क्या? नहीं बनती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लाइबिलिटी कंपनी के अंदर हमेशा क्या रहेगी? लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, विच मींस शेयर होल्डर से हम क्या कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा मंगवा सकते हैं क्या? अगर इन लोगों ने प्रॉमिस किया था, सॉरी, अगर हम लोगों ने इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मैं कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, क्या हम 1 लाख रुपए से ज्यादा इनसे कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चाहे कंपनी लॉसेस में जा रही हो, डेट्स के लिए पैसा नहीं हो, कुछ भी हो, 1 रुपए भी ज्यादा इनसे हमें डिमांड नहीं करना है ना। दैट इज वाई इसका लाइबिलिटी कैसा रहेगा? लिमिटेड रहेगा। ये सबसे अच्छा फीचर है कंपनी के अंदर। ठीक है, अब इसके नीचे यहां पे लिख लो मोस्ट सूटेबल फॉर्म फॉर expansion and diversification। ठीक है, अब देखा ये हमने कंपैरिजन कैसे किया इसका, और हम सबसे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि सबसे ज्यादा सूटेबल फॉर्म अगर हमें एक्सपैंड करना है और डाइवर्सिफाई करना है तो कौन सा रहेगा? कंपनीज का रहेगा। क्या कंपनी? क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर ना देखो सारे ही मुझे तो फीचर्स ही यहाँ पे इसके सारे एडवांटेजेस ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। कैसे? एक तो कंट्रोल जो है ना वो भी बहुत सारे लोगों के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग जब डिसीजंस लेंगे, हम मेजोरिटी के डिसीजंस प्रिवेल कराएंगे, जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट में ही डिसीजन लिए जाएंगे, है ना। कोई भी ऐसे अपना पर्सनल नहीं सोच के लेगा डिसीजन। दूसरी चीज, कैपिटल कभी भी रेज कर सकते हो, कितने ही अमाउंट्स की रेज कर सकते हो। डिविडेंड तो देखो दोनों ही तरीके से तुम्हारा फायदा है, तुम ये मत सोचो कि शेयर होल्डर होने के नाते हमें कंपनी से डिविडेंड नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो कंपनी उसको क्या करेगी? उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करेगी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में, और खुद जब री इन्वेस्ट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो तुम्हारा जो शेयर्स का वैल्यू था वो तो बढ़ेगा ना। तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो रहा है ना। हमें शेयर खरीदा था 500 रुपए में, आज अगर वो 2000 हो गया तो भी तो तुम्हारा ही फायदा है ना। भले तुम्हें रेगुलर डिविडेंड नहीं दिया तो क्या हो गया, वो 3-4 गुना तक बढ़ रहा है, वो कम है क्या ना।
वो चीज है। प्लस डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, इनके पास ही रहेगा। और लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। अगर आज मैंने कंपनी के अंदर 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रखे हैं तो मुझे इस चीज की हेडेक नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, मेरे को कुछ नहीं करना उस चीज से, है ना। जबकि इस चीज की टेंशन यहाँ पे पार्टनर्स को थी, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर को थी। इसीलिए तो ये सबसे ज्यादा एडवांटेजेस फीचर है। इसके अलावा एक्सपर्टीज हो गया, कैपिटल हो गया और एक्सपेंशन हो गया, ये इसके अंदर रहेगा। अब तुम देख रहे हो क्योंकि इसकी एक्टिविटीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होंगी, जाहिर सी बात है ना। कोई भी कंपनी अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, नंबर ऑफ कंप्लायंसेस उसके बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसमें बढ़ रहे हैं कंपनी में, एक्टिविटीज, ऑपरेशंस कितने एक्सपैंड हो जाएंगे, अलग अलग जगह पे ऑफिसेस, ब्रांचेस हमें ओपन करनी पड़ेंगी। अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जहां आ रही है, वहां पे लॉ का भी स्ट्रांग होना जरूरी है ना। तो इसीलिए यहां से नीड अराइज होती है कंपनीज एक्ट की। एक और मेजर रीजन, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है ऐसी कंपनीज में ना, कि हमने पब्लिक से उनको इशू करके शेयर्स, वहां से फंड्स रेज किए हैं, तो हमारा इतना अमाउंट पब्लिक इंटरेस्ट का जो फंस रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट सॉलिड होना चाहिए। दैट इज द रीजन हम लोग ने 1956 वाला लॉ जो था वो डिलीट करके उसकी जगह पे कौन सा लेके आए, 2013 वाला लॉ लेकर के आए। ठीक है, अच्छा, ये पूरा नोटिंग हो गया। ठीक है, अब ये जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट जो है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कोई भी लॉ होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अच्छा, क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? सबसे पहले इसमें होते हैं चैप्टर्स। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो आप कोई नॉवल रीड कर रहे हो और नॉवल ओपन करते हैं हम, तो क्या ऐसे रनिंग में पूरी कहानी लिखी हुई रहती है क्या? नहीं, उनका पूरा ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके चैप्टर्स में पुट करते हैं ना। सिमिलरली लॉ जो है उसमें भी ऐसे ही चैप्टर्स होते हैं। अब चैप्टर्स कैसे होंगे? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का अलग चैप्टर होगा ना, आपको फाइनेंसेस कैसे मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने, अलग चैप्टर होगा, ऑडिट कैसे करनी है, अलग चैप्टर होगा, डायरेक्टर्स का अलग होगा, ऐसे करके ना। तो अब ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के अंदर आप बुक को भी रीड करोगे तो चैप्टर के अंदर भी पैराग्राफ्स बने हुए रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नॉन स्टॉप एक फुल स्टॉप खत्म हुआ, दूसरी लाइन चालू हो गई, फिर दूसरी खत्म हुई, तीसरी, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा अगर हुआ तो इन्वेस्ट जो रीडर्स हैं उनके लिए वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, प्लस हमें मतलब समझ नहीं आएगा कहाँ वो खत्म हुआ, कहाँ से चालू हुआ। इसीलिए तो इसके अंदर फिर हमारे पास क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, विच आर स्मॉलर पैराग्राफ्स, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो इसमें मेंशन रहेंगे। ठीक है, सेक्शंस के अंदर भी हमारे पास क्या रहेंगे, सब सेक्शंस होते हैं, और एक क्लॉजेस करके भी होता है। वो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, जब जब सेक्शंस आएंगे तब तब मैं बताऊंगी कि कब वो क्लॉज कहलाएगा और कब वो सब सेक्शन कहलाएगा। फाइन, एक चीज तो ये हो गई। एक और क्या होता है, लॉ के एकदम एंड में हम लोगों को स्केड्यूल्स प्रोवाइड कर रखे होता है। स्केड्यूल्स जैसे तुम लोगों ने सुना होगा स्केड्यूल 3, जिसमें हम बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं ना। तो ऐसे स्केड्यूल्स हैं, ये हमेशा एंड में होते हैं। क्यों एंड में दे रखे हैं? बिकॉज इनके अंदर है ना, हम फॉर्मेट्स हो गए या कोई फॉर्म्स हैं जो फाइल करने हैं, कोई डेट्स, टाइमलाइंस लिखी हुई हैं, कोई रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या ऐसा कुछ है, इस टाइप की चीजें है ना, हम लोग हमेशा लास्ट में पुट करते हैं। स्केड्यूल इज अ टेबल, सिंपल टेबल है वो, है ना। अगर सपोज हमने इसको कंटेंट के बीच में कहीं डाल दिया ना, जैसे सपोज करो सेक्शन चल रहा है कि बैलेंस शीट पीएनएल कंपनी को बनाना है, इस डेट पे बनाना है, इतने में ही बीच में आ गया उसका फॉर्मेट लंबा चौड़ा बैलेंस शीट और पीएनएल का, क्या होगा ना, हम लोगों का रिदम ब्रेक हो जाएगा उसको पढ़ने से। कहा तो हम लोग पूरा थ्योरी वाला एस्पेक्ट पढ़ रहे थे और वहां से हम लोग तुरंत जंप कर दिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, कहाँ कौन सी एंट्री पुट करनी है, कहाँ कौन सा आइटम कौन से हेड में आएगा, ये सब। यूजर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिदम ब्रेक हो जाएगा। टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, हमेशा इस टाइप की टेबल्स वाली जो चीजें होती हैं वो हम एक्ट के एंड में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये स्केड्यूल्स कहलाते हैं, ये एंड में आपको इसमें मिलेंगे। फाइन, अच्छा, याद है कि कितने सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट में? सेक्शंस पता है कितने हैं? अच्छा, 300 कुछ है, 500 कुछ है,
नहीं याद? अच्छा, इसमें है ना सेक्शंस हमारे पास 470 है, ठीक है। पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट हुआ करता था, उस एक्ट के अंदर 600 प्लस सेक्शंस थे, ठीक है। तो सेक्शंस तो कम हो गए हैं अभी, है ना, लेकिन फिर भी कुछ तो तुम लोग ऑलरेडी इंटर में पढ़ चुके हो, और जो बचे खुचे हैं आप वो इसमें फाइनल में पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, 470 सेक्शंस हो गए हमारे पास इसमें। इसके अलावा है ना 7 स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 7 है, चैप्टर्स 29 है, ये नंबर्स याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, 29 चैप्टर्स के अंदर 470 सेक्शंस है, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेक्शंस दे रखे हैं। अब सब सेक्शन तो इनके अंदर आते हैं, तो डिपेंड करता है वो कितने हैं, सबके अंदर अलग अलग वेरी करेगा। ऐसे एक बार ये नोट कर लो इसका पैटर्न, ताकि तुम लोगों को समझ आए। स्केड्यूल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, सेक्शन लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक बार हम लोगों ने ना आज ये ओवरव्यू ले लिया सब्जेक्ट का, और ये अच्छा लॉज बनाता कौन है ये तो याद है ना, ये तो पता है ना, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। और स्टेट लॉज अगर बनाने होंगे तो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं ना, है ना, वो बनाएगा। और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा ना। ये बेसिक आई थिंक सब लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा। पहले लोकसभा के पास बिल जाता है, फिर वो राज्यसभा को फॉरवर्ड करेंगे, फिर आगे प्रेसिडेंट के पास। इन सबको अपना अपना वोटिंग करके मेजोरिटी से इन बिल को पास करना होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने आज के इसमें एक तो लॉ का थोड़ा सा वो समझ लिया, किस किस टाइप के लॉज हमें पढ़ने हैं, सिलेबस देख लिया, पेपर पैटर्न समझ लिया, और हम लोगों ने कंपनी की क्या इंपॉर्टेंस है वो कंपैरिजन करके वो समझ लिया, एंड थोड़ा सा एक्ट का एक ब्रीफ लिया है, फाइन। अब कल हम लोग प्रॉपर इसके प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे, कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है। अभी कुछ दिन तक तो यही चीजें चलेंगी जो तुम लोगों ने इंटर में पढ़ी थी, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टेक्निकलिटीज बढ़ेंगी इसमें, फाइन। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चंस किसी के, कुछ पूछना है? नो, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, किसी को कुछ पूछना है? हम्म उसकी लिमिट है ना 50 है ना। और कंपनीज एक्ट में रूल्स हैं, रूल्स के अंदर 100 लिखा हुआ है, ऐसा ना। तो अगेन स्ट्रिक्टर ज्यादा प्रिवेल करता है उस हिसाब से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चंस किसी के कुछ?